नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम में हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजरें, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में भी, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले अभी की बड़ी खबरें। सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच फिर झड़प। पेंगोंग झील के पास 29-30 अगस्त की रात को चीन ने की घुसपैठ की कोशिश। भारत और चीन के बीच चुशुल में हो रही है ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत। अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को सजा सुनाते हुए 15 सितंबर तक ₹1 जुर्माने के तौर पर अदालत में जमा कराने का दिया आदेश। जुर्माना नहीं देने पर भूषण को 3 महीने की सजा के अलावा 3 साल तक प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। भारत की कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लगातार जारी। देश में रिकवरी दर हुई 76.63%। पिछले 8 दिनों में 5 लाख लोगों के स्वस्थ होने से बना नया रिकॉर्ड। मृत्यु दर गिरकर 1.78%। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर हुए 2,53,00,000 के पार। मरने वालों की संख्या हुई 8,50,000 से ज्यादा। म्यांमार ने कोरोना संक्रमण के खिलाफ देश में विदेशी नागरिकों के आने पर लगी पाबंदी को 30 सितंबर तक के लिए और बढ़ाया। मध्य प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से हालात गंभीर। राज्य के 454 गांवों से 11,000 लोग सुरक्षित निकाले गए। 170 राहत शिविर किए जा रहे हैं संचालित। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके हुए जलमग्न। महाराष्ट्र के नागपुर में भारी बारिश, 14,000 लोगों को बचाया गया। फीडे ऑनलाइन चेस ओलंपियाड में भारत ने पहली बार जीता स्वर्ण पदक। भारत और रूस को संयुक्त रूप से विजेता किया गया घोषित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतियोगिता में शानदार जीत के लिए भारतीय शतरंज खिलाड़ियों को दी बधाई। कोरोना काल में होने वाला पहला ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन आज से अमेरिका में होगा शुरू। दिग्गज खिलाड़ी नडाल, फेडरर और एशले बार्टी इस बार नहीं होंगे शामिल। जोकोविच, सेरेना और एंडी मरे जैसे शीर्ष खिलाड़ी उतरेंगे कोर्ट में। देश भर में आज मनाया जा रहा है ओणम का त्योहार। फसलों के इस त्योहार को लेकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। और आइए सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सबसे बड़ी खबर पर। 29 और 30 अगस्त की रात को चीन की पीएलए ने पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग त्सो लेक में घुसपैठ की कोशिश की है। चीनी सैनिकों की ओर से यह उल्लंघन तब किया गया है जब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के बाद इस बात पर सहमति बनी थी कि अब विवाद की स्थिति नहीं आएगी। चीन लगातार इस क्षेत्र की यथास्थिति को बदलने की कोशिश में है, लेकिन भारतीय सेना हर बार उनके मंसूबे नाकाम करती आ रही है और इस बार भी वही हुआ। इस बीच भारत और चीन के बीच चुशुल में ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत भी चल रही है। चीन ने एक बार फिर कोशिश की है। हमें याद है 14-15 जून की रात को जिस तरह से गलवान घाटी में एक कोशिश चीन ने की थी, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारत ने दिया था। उसके बाद लगातार बातचीत दोनों देशों के सैन्य स्तर पर भी चल रही है, कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत चल रही है। उसके बावजूद 29-30 की रात को जो घटना पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग त्सो इलाके में पीएलए ने घुसपैठ करने की कोशिश की है, उसे एक बार फिर भारतीय सेना ने नाकाम किया है। लेकिन चीन की एक तरह से कह सकते हैं जो सोच है विस्तारवादी, वो लगातार इस तरह की हरकतों से जाहिर हो रही है। हमने देखा कि 14-15 जून के बाद से सिलसिलेवार तरीके से कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें भारत ने बहुत साफ चीन की विस्तारवादी नीति को नकारा है, एक प्रहार है, उसका मुंहतोड़ जवाब देने की बात की है। और सिर्फ सैन्य स्तर पर इस जवाब को नहीं सीमित रखा गया है, बल्कि ये जवाब कई और मैदान में दिखाई दे सकता है। यानी कि कई ऐसी विदेशी ऐप को भारत ने प्रतिबंध किया है और उसमें भी निजता की सुरक्षा
को एक तरह से मामला सबसे बड़ा रहा इन ऐप्स को बैन करने में। ये एक बड़ा कदम था। साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता भारत भी कहीं ना कहीं चीन जिस तरह की चुनौती लगातार देने की कोशिश कर रहा है, उसका एक जवाब के तौर पर देखा जा सकता है। चीन की इस नाकाम हरकत को एक बार फिर भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमृतपाल सिंह। अमृत, कह सकते हैं तकरीबन 2.5 महीना होने जा रहा है गलवान घाटी की घटना के बाद से लगातार बातचीत जारी थी, जिसमें भारत ने अपने रुख को बहुत साफ और कई स्तर पे भारत ने किया। एक तरह से कूटनीतिक स्तर पे, सैन्य स्तर की बातचीत में, इन तमाम बातचीतों में भारत ने एक चीज कहा कि विस्तारवादी नीति स्वीकार नहीं है भारत को। क्या आपको लगता है इस बातचीत के दौर में 29-30 की घटना को आप चीन के किस पहलू को देखते हैं? क्या कहना चाहता है, क्या संकेत देना चाहता है चीन? देखिए, चीन की ये घटना जो हुई है चीन के द्वारा, पीएलए के द्वारा 29-30 की इंटरवीनिंग नाइट को, ये क्लियरली उनके एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स के तहत देखी जा सकती है। करीब 100 दिन से ऊपर हो गए हैं। मई में जब उन्होंने ट्रूप्स प्रेजेंस शुरू की, फिर इंट्रूजन शुरू की, उसके बाद जब स्थिति इतनी बिगड़ गई कि जून 15 का वो वाकया गुजरा जिसमें हमारे 20 जांबाज जवानों की शहादत हुई। उसके बाद मिलिट्री लेवल पर भी, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी एंगेजमेंट्स हुई। 5 राउंड्स कोर कमांडर लेवल पर बात हो चुकी है। ब्रिगेड कमांडर लेवल अभी चुशुल में चल रही है। मेजर जनरल लेवल टॉक्स हो चुकी हैं। फॉरेन मिनिस्टर्स फोन पे बात कर चुके हैं। एनएसए ने बात की है। तो तमाम मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल्स पर बातचीत होती रही। कुछ जगहों पर वो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा, उसका फायदा भी हुआ। लिमिटेड डिसएंगेजमेंट भी हुई। कुछ जगहों पर डेडलॉक का रहा, जैसे पैंगोंग त्सो के नॉर्दर्न जो बैंक है, जहां पर वो फिंगर 4 पर आके बैठे हैं और फिंगर 8 तक इंडियन पेट्रोलिंग राइट्स नहीं देना चाह रहे। तो वहां पर डिसएंगेजमेंट का बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो नहीं पाई। विड्रॉल तो छोड़ दें आप, डिसएंगेजमेंट पर भी सहमति नहीं बन पाई। तो अब दोबारा अब ये एक नया फ्रंट खोलना सदर्न फ्रंट पर, सदर्न बैंक पर पैंगोंग त्सो के, तो ये क्लियरली एक एग्रेशन दिखती है पीएलए के द्वारा, जो उनकी एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स हैं, जिसकी बात जब प्रधानमंत्री वहां गए थे लद्दाख का दौरा करने, लेह में, उन्होंने नीमू में ये बात कही थी कि भारत अब किसी भी मुल्क के एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स को बर्दाश्त नहीं करेगा। वो युग एक्सपेंशनिज्म का खत्म हो चुका है। भारत बातचीत करने को तैयार है, जैसे आज की आर्मी स्टेटमेंट ने फिर रीइटरेट किया दैट इंडिया इज रेडी टू रिजॉल्व द इशू थ्रू टॉक्स बट इज बाउंड टू प्रोटेक्ट इट्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। तो क्लियरली मिलिट्री बॉर्डर गार्ड करने की के लिए बाध्य है। और जैसे कि ये वाकया हुआ शनिवार रविवार की रात को, जहां पर मिलिट्री ने प्रिएम्प्ट किया उनका प्रोवोकेटिव मिलिट्री मूवमेंट, और जिस तरह की वो कैप्चर करना चाह रहे थे उसको विफल किया। तो क्लियरली मिलिट्री अपना गार्ड डाउन नहीं कर रही है। मिलिट्री लेवल पर बातचीत करके रिजॉल्व करना चाहती है, पर मिलिट्री मीन्स भी ओपन है। ऋतु जी, अमृत, हमारे साथ ले से रमेश चंद्र भी जुड़ रहे हैं। आइए उनसे भी जानते हैं कि वहां पर क्या इस समय ताजा स्थिति है। ले, क्या अपडेट आपके पास रमेश है वहां से? This is again, as Amrit was saying, this is in fact within the 2.5 months, this is second attempt by the PLA to intrude into the Indian territory, and this is preempted by the Indian Army effectively. And now immediately what we have to now understand is that brigadier level talks are going on to discuss the issue and resolve the issues on the eastern border near Chushul, where the incident had reportedly occurred. Now, both the sides are sitting on the table and discussing the matter right now to maintain the status quo what was discussed in previous 5-6 military level talks and diplomatic level talks right now.
जी रमेश, हमारे साथ एक विशेष मेहमान भी जुड़ गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृता, आप हमारे साथ बने हुए हैं। एक नजर एक बार लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी से भी जानते हैं कि कुलकर्णी साहब, इस पूरे आप एक तरह से चीन की एक बार फिर इस कोशिश को किस तरह से देखते हैं? मैं ये कहूंगा कि चीन के कथनी और करनी में अंतर है। चीन के बातचीत तो ये सिर्फ एक अपना समय लेने की कोशिश करता है, इसके ऊपर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। जो जिस तरीके से चीन के साथ अपने कूटनीति भी एंगेजमेंट शुरू है, मिलिट्री लेवल टॉक शुरू है, उसके बावजूद जिस तरह से चीन ने 2930 की रात को सदर्न बैंक ऑफ पेंगांगसो, ये बहुत जरूरी बात है, सदर्न बैंक ऑफ पेंगांगसो में एक नया फ्रिक्शन पॉइंट खोल दिया। और ये अच्छा है कि हिंदुस्तान की फौज सतर्क थी और उन्होंने उनको ढकेल दिया और वो अपने नॉर्दर्न बैंक पे चले गए। ये भी सुनने को आया कि दोनों तरफ से कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई, लेकिन ये चीन ने क्यों किया, ये बहुत सोचने की बात है कि जब नॉर्दर्न बैंक में चीन ने फिंगर 4 और फिंगर 8 से डिसएंगेजमेंट चीन नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत थिनिंग आउट उसने जरूर किया है फिंगर 4 में, पर फिंगर 5 6 में जो भी है उसका जमावड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है। ये इस बात को जाहिर करता है कि चीन की मंशा कुछ और है। वो बातचीत में सिर्फ लगाए रखा है उसने, लेकिन वो अपना जमावड़ा धीरे धीरे मजबूत कर रहा है। अब आप देखिए किस संदर्भ में शी जिनपिंग ने सिर्फ परसों ही तिब्बत में जाकर के बयान दिए, तिब्बत के ऊपर बयान दिए हैं कि हम सिनेसाइजेशन ऑफ तिब्बत करना चाहते हैं, हम तिब्बत के बुद्धिज्म को एक सोशलिज्म के तौर पर करना चाहते हैं, हम तिब्बत को सिविलाइज करना चाहते हैं, उसका जो पॉपुलेशन है उसको पीछे करने के डील में करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर देखें उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग, वो सोनाजोंग में तकरीबन 40 किलोमीटर बुमला से दूरी के ऊपर आए हैं। उधर उन्होंने तिब्बतन्स को कहा है कि आप पीएलए में आइएगा, और उन्हें उनका मानना है, उनका कहना है कि 5400 लोग ने वॉलंटियर भी किया है पीएलए। ये सब जो है एक साफ चीज को दर्शाती है कि चीन के साथ हमें बहुत बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। चीन बातचीत कर रहा है लेकिन दबाव डाल रहा है, उसकी मंशा है कि किसी ना किसी तरीके से हिंदुस्तान मान जाए। अभी जो उसने सदर्न बैंक ऑफ पेंगांगसो में आने की कोशिश की है, इसका मतलब यह है कि उसको लगता है कि हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं स्टेटस को एंटे अप्रैल 2020। चीन क्या कर रहा है, चीन अपने एग्जिस्टिंग स्टेटस को ही चेंज करने की कोशिश कर रहा है। अब चीन, मेरे को ऐसा लगता है अब चीन कहेगा ठीक है, अगर आप मुझे कह रहे हैं और आपने जिस तरीके से कार्रवाई की, हम सदर्न बैंक में नहीं आते, नॉर्दर्न बैंक में रहेंगे। मतलब उनका मानना यह होगा कि हमें नॉर्दर्न बैंक में रहने दीजिए, आप सदर्न बैंक चलो आप कह रहे तो रख लो। ये जो चीन का कभी नहीं मानना है, हमने चीन के साथ सख्ताई से पेश आना है। जिस तरीके से सीडीएस ने भी कहा है हमारे पास विकल्प हैं, उन विकल्पों का धीरे धीरे प्रयोग करने की जरूरत पड़ेगी। और चीन को हर हमेशा साउथ चाइना सी में भी चीन के ऊपर दबाव है, ईस्ट चाइना सी में भी चीन के ऊपर दबाव है। चीन का यह मानना है कि बाकी छोटे छोटे देश हैं उनके ऊपर दबाव बनाए रखे, और हिंदुस्तान जो एक बाकी सक्षम देश है उसको कैसे अपने नीतियों के बीच में लाया जाए, वो चीन की मंशा है, वो पूरी नहीं होगी। चीन जब तक स्टेटस को एंटे अप्रैल 2020 में नहीं आएगा, हम लोग मानने को तैयार नहीं है। और अब सर्दी आने वाली है, हम लोगों को सतर्क और तैयारी पूरी करनी पड़ेगी। अब धीरे धीरे पेंगांगसो लेक जो है वो भी फ्रीज हो जाएगा। अभी जो नॉर्दर्न बैंक से सदर्न बैंक पे आए हैं, कैसे आए हैं, बोट का इस्तेमाल किया है और उन्होंने इस पार आए हैं। और जब फ्रीज हो जाएगा तो उसको वो पैदल भी चल सकते हैं, वो चलने की उनमें काबिलियत नहीं होगी क्योंकि साफ नजर आएगा। तो वो स्टेटस को जो है अभी बदली करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने किया। लेकिन सतर्क भारतीय सेना ने उनको पीछे धकेल दिया, वो नॉर्दर्न बैंक में चले गए। बातचीत चुशूल में जारी है, लेकिन ब्रिगेड कमांडर लेवल के टॉक से साफ जाहिर होता है कि कैजुअलिटीज नहीं हुई है। और अगर मसला हल हो सकता है बहुत अच्छी बात है, पर हमें सतर्क रहना है। चीन को इस बात का अंदेशा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर चीन जो संजू के कहने पर है कि द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट अ फाइट, तो उस मंशा को, जो उनकी मंशा है उसको वो हिंदुस्तान के ऊपर जबरदस्त दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान के द्वारा भी दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान को भी उकसा रहा है कि सीज़फायर वायलेशन करे, पाकिस्तान को भी कह रहा है कि आप आतंकवादियों को ढकेले, जिससे कि हिंदुस्तान के ऊपर दबाव बढ़ा रहे। और जिस तरीके से वुहान वायरस को मद्देनजर उसने अपना वैक्सीन निकाल लिया है, उसने अपने आप को
बचाव किया है, उसने अपनी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है, उसको लग रहा है दुनिया भर में सबकी आर्थिक स्थिति खराब है, वैक्सीन अभी किसी ने अभी तक आया नहीं है, तो दबाव डालो। यही लगता है चीन को कि ये एक मौका है कि हमने दबाव डालना है, लेकिन हम सक्षम हैं, हमने ईंट का जवाब पत्थर से देना हमेशा देना चाहिए, जिससे चीन इस बात को समझ जाए कि हिंदुस्तान के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता। कुलकर्णी साहब, आपसे इन तमाम पहलुओं पर विस्तार से बात भी करेंगे, लेकिन हमारे साथ जुड़ गई हमारी संवाददाता नंदिता डागर। नंदिता, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सेना का इस पूरे वाकये पर क्या कहना है अभी? नंदिता, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि सेना का क्या कहना है इस पूरे जो 2930 को जो पैंगोंग झील पे जो घटना हुई है। आपने हमारे एक्सपर्ट से बहुत अच्छी तरह से सुन ही लिया होगा उनकी एनालिसिस, लेकिन मैं आपको कुछ जो सूत्रों के हवाले से हमें जी ऋतु, मैं आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल सुनाई दे रही है। नंदिता, आप कहें अपनी बात। आपको क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है ऋतु, आपको क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो जी नंदिता, सुनाई दे रही है, आप अपनी बात पूरी करें। आवाज सुनाई? जी ऋतु, मैं आपको बताना चाहती थी कि ये एक बहुत बड़ी टैक्टिकल विक्ट्री है इंडिया के लिए और इंडियन आर्मी के लिए, क्योंकि पैंगोंग त्सो का ऊपर का जो हिस्सा नॉर्दर्न लेक पैंगोंग त्सो का जो नॉर्दर्न लेक का हिस्सा है, यानी नॉर्दर्न लेक के नॉर्दर्न शोर पे फिंगर 4 से फिंगर 8 तक, वहां पर और गलवान, हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा में तो फ्लैश पॉइंट्स थे ही। साथ में अभी चाइनीज पीएलए आर्मी ने कोशिश की कि साउदर्न बैंक में भी उन्होंने ऑक्यूपाई कर इंट्रूड करने की कोशिश की, तो इंडियन आर्मी ने पहले ही उनको प्रीएम्प्ट कर लिया। यानी कि ये एक टैक्टिकल विक्ट्री है आर्मी की, और बहुत ही सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि इस पूरे स्टैंड ऑफ में पहले खबरें मीडिया में आ जाती हैं, उसके बाद आर्मी स्टेटमेंट इशू करती है, लेकिन यहां पर खुद ब खुद आर्मी ने ये स्टेटमेंट इशू की है और पीआईबी पर इशू की है। हालांकि बहुत ही क्रिप्टिक स्टेटमेंट है ऋतु, जिसके अंदर ज्यादा खुलासा नहीं किया गया है, छुपा ज्यादा रही है। हमें ये नहीं पता कि क्लैश में जो हुआ है वो क्या कोई क्लैश हुआ है वहां पर, और अगर कोई हुआ है तो इंडियन साइड में कोई कैजुअलिटीज या फेटालिटीज, या चाइनीज साइड में कोई कैजुअलिटीज या फेटालिटीज, यानी कि कोई ट्रूप्स के फेटालिटीज या कैजुअलिटीज की खबर अभी तक नहीं आई है। ये बहुत ही कम सूचना सूत्रों द्वारा मिल रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक तरह से टैक्टिकल विक्ट्री है इंडियन आर्मी के लिए, क्योंकि जो सिचुएशन 5 मई से चाइनीज आर्मी ने बनाकर रखी हुई है, 5 कोर कमांडर लेवल टॉक्स हो चुकी हैं। साथ में हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नंदिता आपको रोकना चाहेंगे, पहले सीधे चलेंगे रमेश के पास कोई अपडेट है? जी रमेश, आपके पास क्या अपडेट है? जैसे अभी कुलकर्णी साहब ने जो बताया था, ये नया एक फ्रिक्शन पॉइंट खोलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इनका जो एक्सपेंशनिज्म का प्लान्स के तहत पीएलए ने, जो अभी तक साउथ तट, जो दक्षिण तट पैंगोंग त्सो का जो है, अभी तक कोई विवाद में नहीं थी, लेकिन आज तो 29 और 30 को रात को पीएलए ने कोशिश ये की कि वहां पर भी आके इंक्लूड करो, इंक्लूड करने के बाद वहां पर भी एक इश्यू बना दो ताकि डिस्कशन ज्यादा लंबी चले। इनका जो एक्सपेंशनिज्म टैक्टिक्स है, लेकिन ये जो इलाका है, जो हम थोड़ा इतिहास में जाएंगे तो 1962 का रिजेंगला का अगर इतिहास में आप सबको पता है, जो इंडियन वेलर की आर्मी का साहस की एक मिसाल है, वो आज फिर से उनको देखनी पड़ी। चाइना को वहां से धकेल दिया है इंडियन आर्मी ने। अब तुरंत जैसे उनको समझ में आ गई ये नामुमकिन है इधर घुसना, तो तुरंत टेबल पे आए डिस्कस करने के लिए। ये आज की डेट में अभी फिलहाल इंडियन और पीएलए आर्मी का दोनों का डिस्कशंस चल रही है चुशुल का डीपीओ पे। जी रमेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ कुलकर्णी साहब भी हैं। कुलकर्णी साहब, हमारे संवाददाता भी उसी बात को दोहरा रहे हैं जिसको आपने कहा कि एक बार फिर भारत ने 1962 में जिस तरह से
चीन को एक बार कह सकते हैं कि अपने दमखम का जोर दिखाया था, एक बार उसी तरह का जवाब 29-30 की रात में भी दिया है। एक बात और कुलकर्णी साहब आपसे जानना चाहेंगे, तकरीबन एक हफ्ते पहले जब सीडीएस का ये बयान आया था कि और विकल्प पर भी भारतीय सेना, भारत विचार कर रहा है, क्या ये संकेत इस बातचीत के दौरान भी मिलने शुरू हो गए थे? क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि 29-30 की घटना ध्यान या बातचीत को और आगे बढ़ाने के लिए चीन की तरफ से है। इसमें कोई शक ही नहीं। अगर आप देखें जिस तरीके से पूरी घटना घट रही है, चीन बातचीत जरूर कर रहा है पर अमल तो कुछ कर ही नहीं रहा। धीरे धीरे जमावड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जहां पे डिसएंगेजमेंट होना है वहां पे थिनिंग आउट कर रहा है। जब तक डिसएंगेजमेंट नहीं होगा, डीएस्केलेशन नहीं होगा। जब तक डीएस्केलेशन नहीं होगा तब तक कोई भी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी नहीं होगा। जब तक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी तभी होगा जब स्टेटस को एंटी 2020 होगा। वो तो वो कर नहीं रहा। अब आप देखिएगा धीरे धीरे फ्रिक्शन पॉइंट बढ़ाने की कोशिश, वो आजमाने की कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान जो कह रहा है क्या कर सकता है। अभी आप देखिएगा कि पिछली बार जो वेस्टर्न थिएटर के उनके जो जनरल साहब हैं वो और शी जिनपिंग बहुत अच्छे दोस्त हैं। पिछली बार भी 15 जून को जो गलवान की घटना हुई थी उनका जन्मदिन था, शी जिनपिंग का जन्मदिन था। उस जन्मदिन के ऊपर उन्होंने एक तोहफे की तौर पर देने की कोशिश की। यानी कि दोनों की जो सोच है शी जिनपिंग की और वेस्टर्न थिएटर कमांडर की एक ही है। अभी भी उसने यही कोशिश करने की है कि देखे तो सही, एक नया फ्रिक्शन पॉइंट खोलते हैं, देखते क्या करता है हिंदुस्तान। एक दफा पांव तो जमा देता ये सदर्न बैंक के ऊपर तो फिर उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता बाद में। ये मुझे लगता है एक बहुत अच्छा कदम हिंदुस्तान की फौज ने उठाया कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत दिखाई और उनको धकेल करके नॉर्दर्न बैंक पे भेजा। इससे साफ एक मैसेजिंग गया है हिंदुस्तान की तरफ से चीन को भी कि आप इस तरह की हरकतें ना करें और बाज आए। अगर बातचीत करें एक सभ्य देश के तौर के ऊपर बातचीत करें। विस्तारवाद का जमाना खत्म हो गया है। अब मुझे लगता है हो सकता है अगर एक अच्छी बुद्धि चीन के जो लीडर्स हैं उनमें आए, पर चीन मानने वाला नहीं है। चीन ने जिस तरीके से कार्रवाई शुरू की है वो मद्देनजर रखते हुए चीन दबाव बनाए रखेगा। हम लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। चाहे अब सर्दी के दिन आने वाले हैं, सब ने अपना अपना बिल्कुल सतर्क, 100% सतर्क। और ये कारण है कि हिंदुस्तान की फौज सतर्क थी कि वो साउथ बैंक के ऊपर आकर के अपना पांव जमा नहीं सके। अगर जमाव देते तो एक और दिक्कत खड़ी हो जाती। इसलिए मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा हुआ, एक अच्छी बात भी हुई कि कोई कैजुअलिटीज नहीं हुए दोनों तरफ से। तो अगर चीन मानता है तो चीन का, मुझे लगता है चीन का ये कहना होगा कि हम सदर्न बैंक से तो हट गए पर अब हम नॉर्दर्न बैंक में हमें रहने दो। ये जो सलामी स्लाइसिंग वाली कार्रवाई जो चीन करता है कि चलो हमने आपको कंसेशन दे दिया, चीन को कोई कंसेशन नहीं है। चीन को जवाब उसी तरीके से देना चाहिए जो चीन सोचता है। उसकी जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने भी बहुत साफ कहा, सेनाध्यक्ष ने भी कहा कि चीन को चीन की भाषा में ही जवाब देना जरूरी है। विस्तारवादी नीति स्वीकार नहीं है आज की तारीख में। विश्व में किसी भी मुल्क को, और भारत और चीन के बीच गलवान घाटी से जो विवाद शुरू हुआ है, पेंगोंग झील में जो 29 और 30 की रात को हुआ है, उसका एक बार फिर भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। यानी कि संकेत साफ हैं, भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों ही हमारे मेहमानों का, अमृतपाल आपका भी, रमेश आपका लेह से, और कुलकर्णी साहब आपका भी शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ विस्तार से बात करने के लिए। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना के मामले में 15 सितंबर तक 1 रुपए जुर्माने के तौर पर कोर्ट में जमा कराने का निर्देश दिया। ऐसा न करने पर उन्हें 3 महीने की सजा काटनी होगी। इसके साथ साथ उन्हें 3 साल तक प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाएगा। फैसला न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया। इससे पहले अदालत ने 25 अगस्त को उनकी सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने न्यायपालिका के प्रति अपमानजनक 2 ट्वीट के लिए सर्वोच्च न्यायालय से माफी मांगने से इनकार कर दिया था। अदालत की अवमानना के जुर्म में अधिकतम 6 महीने तक की कैद या 2000 रुपए का जुर्माना अथवा दोनों की सजा दी जा सकती है। और इस खबर पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता विकास सारथी। विकास, 1 रुपए का जुर्माना, क्या मायने हैं इसके, जब प्रशांत भूषण ने बहुत साफ अपनी पिछली हियरिंग में ही कह दिया था कि वो किसी भी तरह से माफी नहीं मांगना चाहते।
बिल्कुल ये एक सांकेतिक सजा है ऋतु। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज जब फैसला दिया तो ये बात भी कही कि जबकि मामला सुनवाई जब चल रही थी और कोर्ट ने एक मौका दिया था प्रशांत भूषण को कि वो एक बार फिर से सोचे विचार करके अपना जवाब रखें, तो कोर्ट ने एक बात और यहाँ पर कही कि उन्होंने जो दूसरा स्टेटमेंट था अपना वो भी कोर्ट से पहले प्रेस को दिया और बाहर जाकर के उन्होंने इंटरव्यूज दिए। और ये इसको बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में एक तरीके से बाधा पहुंचाना है। तो कंटेम्प्ट के लिए कोर्ट ने अगर उन्हें दोषी करार दिया था तो गलत नहीं था। कोर्ट ने अपने फैसले को फिर जायज ठहराया। एक सांकेतिक सजा है कि वो 15 सितंबर तक वो ₹1 जमा करें, वरना जो शर्त है उसमें कि 3 महीने के लिए उनको जेल जाना पड़ सकता है और 3 साल तक उनकी प्रैक्टिस पर पाबंदी हो जाएगी। तो कोर्ट ये एक संदेश देना चाहता है कि कोर्ट की नजरों में जो ये बेंच थी जस्टिस अरुण मिश्रा की, उसकी नजरों में वो कंटेम्प्ट के दोषी हैं और उनको सजा इसके लिए दी जाएगी। और अगर उनका जो सेकंड स्टेटमेंट था उसमें किसी तरह से उन्होंने चार्जेस को लेकर कोई अपॉलॉजी दी होती, कोई क्षमा दी होती, तो कोर्ट मामले को टाल सकता था। लेकिन जिस कोर्ट ने ये नोट किया कि सेकंड स्टेटमेंट को पहले मीडिया को दे देना और उसके बाद इंटरव्यूज देना, ये इससे ये साफ हो गया कि जो उनका कंडक्ट था पहले जिसको लेकर के पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा था उस पर वो बने रहे। अब ये प्रशांत भूषण के ऊपर निर्भर करता है कि वो ये जो सांकेतिक सजा है उसके अनुरूप ₹1 का जो दंड है वो भरेंगे 15 सितंबर तक, या फिर वो फिर से वही बात कहेंगे कि वो ऐसा नहीं करेंगे और 3 महीने के लिए जेल जाना या 3 साल के लिए अपनी प्रैक्टिस पर रोक लगने के लिए इस विकल्प को चुनेंगे। 4 बजे के आसपास प्रशांत भूषण एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसमें वो अपनी बात स्पष्ट करेंगे कि वो क्या करने वाले हैं। लेकिन कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि उसने जो पहले जिस निष्कर्ष पर पहुंचा था वो बिल्कुल सही है और ये सांकेतिक सजा दी जाएगी। और एक छोटी सी बात और कि ये ऋतु पहली बार नहीं है, कोर्ट ने इससे पहले एक और वकील हैं उन पर भी इसी तरह से एक सांकेतिक जुर्माना लगाया था। ये केवल कोर्ट कन्वे करना चाहता था कि वो जो आरोप लगाए जाते हैं कोर्ट पर वो उनसे नाखुश है। जी विकास, बहुत बहुत शुक्रिया। विकास, अभी तक के लिए इतनी ही जानकारी, बहुत शुक्रिया। और कोर्ट की अवमानना के मामले में दोषी करार दिए गए भगोड़े उद्योगपति विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दी है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद संपत्तियों का सही वितरण न देने और डियाजियो से सौदे का पैसा विदेश में भेजने के मामले में माल्या को अवमानना का दोषी करार दिया था। गौरतलब है कि माल्या ने कोर्ट के एक आदेश की अवहेलना करते हुए 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर कर दी थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद माल्या ने अदालत में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल कराई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पीजी मेडिकल कोर्सेज में सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों को आरक्षण देने की राज्यों को अनुमति दे दी है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दूरदराज क्षेत्रों में काम करने वाले सरकारी डॉक्टरों को पीजी दाखिले में आरक्षण देने की शक्ति राज्य सरकार को है। संविधान पीठ ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के उस नियम को असंवैधानिक और मनमाना बताया है जिसमें इस तरह के रिजर्वेशन पर पाबंदी लगाई गई थी। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसे डॉक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में 5 साल तक अपनी सेवाएं देने के लिए बॉन्ड साइन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों के संविधान पीठ ने आज इस मामले पर फैसला सुनाया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने गुजरात के कच्छ से आईएसआई एजेंट राजक भाई कुम्हार को गिरफ्तार किया है। ये मामला उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के निवासी मोहम्मद राशिद से संबंधित है, जो पाकिस्तान के आईएसआई के संपर्क में था और 2 बार पाकिस्तान का दौरा कर चुका है। मोहम्मद राशिद को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच में ये पाया गया कि राजक भाई कुम्हार ने रिजवान नामक युवक को पेटीएम के जरिए 5,000 की राशि ट्रांसफर की, जिसे रिजवान ने मोहम्मद राशिद को सौंपा। गिरफ्तार एजेंट मुद्रा डॉकयार्ड पर सुपरवाइजर का काम करता था। मोहम्मद राशिद ने भारत के कुछ संवेदनशील और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की तस्वीरें और सशस्त्र बलों से जुड़ी जानकारियां आईएसआई से साझा की है। 27 अगस्त को आरोपी राजक भाई कुम्हार के घर पर तलाशी ली गई और कई गुप्त दस्तावेज जब्त किए गए। और आइए अब देखते हैं कुछ और राष्ट्रीय खबरें।
देश में सरकार के प्रयासों से कोविड-19 की स्थिति में सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड-19 से रिकवरी होने की दर 76.63% हो गई है, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर में लगातार गिरावट जारी है, जो 1.78% हो गई है। बीते 24 घंटों में देश में कुल 60,868 लोग कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक कुल 27,74,801 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे में 8,46,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया गया है। और देश में कोरोना के खिलाफ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की बदौलत भारत ने एक और नया मुकाम हासिल किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया है कि देश में 5 लाख कोरोना मरीज पिछले 8 दिनों में ठीक हुए हैं। उससे पहले 5 लाख मरीज क्रमशः 10 और 9 दिन में ठीक हुए थे। ये आंकड़े जांच, निगरानी, उपचार की रणनीति और इससे निपटने के लिए मिलकर किए गए प्रयासों के ही परिणामों का नतीजा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जेईई मेन और नीट 2020 के विद्यार्थियों के हित में एक अहम फैसला लिया है। इन छात्रों को परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा मिलेगी। इसके लिए परीक्षार्थी को 181 या मध्य प्रदेश ई पास पोर्टल https://mapit.gov.in COVID-19 पर संपर्क कर रजिस्टर करना होगा। इस वेबसाइट पर रजिस्टर करें आप। संबंधित जिला प्रशासन परीक्षार्थी को ये सुविधा उपलब्ध करवाएगा। परीक्षार्थी अगर चाहे तो उसके एक सहयोगी को भी परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए 2 तरफ की निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि विद्यार्थियों को यह सुविधा प्राप्त करने के लिए अपने गांव, शहर से विकासखंड या जिला मुख्यालय तक आना होगा। यहां से परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान ने सभी विद्यार्थियों को इन परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं भी दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि छात्रों के करियर और बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए परीक्षाओं का आयोजन जरूरी है। शिक्षा मंत्री ने ट्विटर के जरिए कहा कि विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं और डिग्री के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का आयोजन इसलिए जरूरी है क्योंकि परीक्षाओं से ही छात्रों की योग्यता, विश्वसनीयता, छात्रवृत्ति, प्लेसमेंट और विश्व के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश की स्वीकार्यता और बेहतर भविष्य निर्माण की संभावनाओं में मदद मिलती है। रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि अगर अभी नीट और जेईई की परीक्षा नहीं हुई तो वर्तमान एकेडमी सत्र शून्य हो जाएगा और इसका असर हमारे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के भविष्य पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य के व्यापक हितों को देखते हुए राजनीतिक दलों को भी इस पर अनावश्यक बयानबाजी से बचना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों का स्वास्थ्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि परीक्षा की तैयारियों के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने व्यापक इंतजाम किए हैं और सभी आवश्यक सावधानियां बरती जा रही हैं। शिक्षा मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि वो जेईई और नीट परीक्षाओं के सुचारू रूप से आयोजन के लिए उचित व्यवस्था करें ताकि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा या परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने विद्यार्थियों और अभिभावकों से भी अपील की है कि वो परीक्षाओं का आयोजन करने वाली संस्थाओं में विश्वास रखें जो मौजूदा परिस्थितियों में भी इन परीक्षाओं को सुरक्षित माहौल में आयोजित कराने के लिए अथक प्रयास कर रही हैं। खबर मध्य प्रदेश से ही। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्य में बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति की समीक्षा भी की। भारी बारिश और बाढ़ के चलते राज्य में करीब 7 लाख हेक्टेयर में फसल क्षति का अनुमान है। अब जबकि बारिश कम हो रही है और कुछ इलाकों में जल स्तर कम हो गया है, प्रशासन को इलाकों में स्वच्छता और विभागों को पीने का साफ पानी भी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर में भोजन प्रबंध किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस बात पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ भी चर्चा की। विनाशकारी बाढ़ की चपेट में आए 12 जिलों के 454 गांव के 7,000 से अधिक लोगों को बचाया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वायुसेना सहित अन्य बचाव दल कर्मियों ने इस बाढ़ में फंसे इन गांवों के 7,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला है।
विशेषकर एयरफोर्स के 5 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के काम में लगे थे और 264 के आसपास अलग अलग गांव से भाई बहन एयरलिफ्ट किए गए थे। एनडीआरएफ की टीम ने बहुत अच्छा काम किया। एसडीआरएफ की टीम ने जो हमारे प्रदेश की है होमगार्ड्स के साथ जी जान लगा के काम किया। उसके साथ मुझे इस बात का संतोष है कि संकट की आपदा की इस घड़ी में सभी ऑफिसर्स वल्लभ भवन से लेके और नीचे कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, आईजी हो, एसपी हो, सबने बेहतर काम किया। इसके कारण हम जान बचा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ का पानी पूरी तरह से उतरने के बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों में महामारी की आशंका के प्रति भी तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। पीने के शुद्ध पानी और खाने के सामान के साथ ही तमाम और सुविधाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। गांव से पानी उतर रहा है। सबसे बड़ी जरूरत है अब राहत की, क्योंकि अब जहां जहां पानी उतर रहा है वहां कीचड़, सामान सड़ गया है, फसलें खराब हुई हैं और इसके कारण बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। सबसे बड़ी चिंता है शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की, भोजन का इंतजाम ठीक से हो जाए। फिर कई मकान अभी डूबे हुए हैं, कुछ निकल रहे हैं, तो डैमेजेज काफ़ी हुआ है। अभी तो फौरन नुकसान का आकलन किया जा सकता है, लेकिन नुकसान बड़ा है। और इस खबर पर भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदित्य, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि जो 454 जो गांव हैं उनमें किस तरह से राहत का काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नुकसान का आकलन भी होना है, लेकिन उन गांवों में खाने पीने की सुविधा और तमाम वो चीजें जो रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो सके, उस पर किस तरह से लौटने की तैयारी है? देखिए ऋतु, उन बाढ़ग्रस्त इलाकों में जो सामुदायिक भवन है, स्कूल है और आसपास के जो भी सरकारी भवन है, वहां पर ये तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। रात भर चूंकि कई इलाकों में पिछले 2 दिन से पानी भरा हुआ है और लिहाजा घरों में ना चूल्हा जल सकता है, ना सोने की व्यवस्था हो सकती है। लिहाजा खाने का इंतजाम जो स्थानीय प्रशासन है उसने किया है। रात में सोने के लिए जो ओढ़ने बिछाने के इंतजाम होते हैं वो स्थानीय प्रशासन ने किया है। अब लेकिन जहां जहां पर पानी धीरे धीरे उतरना शुरू हो रहा है, लेकिन अभी भी अगर देखें तो नर्मदा नदी करीब 8 फीट जो है वो अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे उतर रहा है और उन इलाकों में जल्द से जल्द जो कीचड़ हो गया है या घरों में जिस तरीके से पानी भरा था, जो गंदगी हो गई थी, उसको साफ करने की कोशिश अब की जा रही है, क्योंकि ऐसा ना हो कि उसकी वजह से जो गंदगी से उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं उससे लोगों को हताहत होना पड़े। लिहाजा जो नगरीय प्रशासन विभाग है और जिस तरीके से कहें कि स्वास्थ्य विभाग है, दोनों को मुस्तैद कर दिया गया है और ये कहा गया है कि युद्ध स्तर पर अभियान चल रहा है। सफाई करेगा नगरीय प्रशासन विभाग और जो अगर बीमारी किसी तरीके की होती है, बुखार की समस्याएं अगर किसी को होती है, तो फीवर क्लिनिक भी करीब 800 के आसपास जो है वो मध्य प्रदेश में चल रही है। दवाई का इंतजाम जो है वो तुरंत कर दिया जाए। नुकसान का आकलन को देखा जाए तो फिलहाल अब वो हो चुका है। हालांकि आज सुबह न सिर्फ कृषि मंत्री बल्कि गृह मंत्री को भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नुकसान से अवगत करा दिया है। 7 लाख हेक्टेयर की कृषि जो है खेती जो है वो लगभग नुकसान हुआ है फसलों को। ये अभी फौरी तौर पर ये आंकड़े थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं, लेकिन अब फिलहाल राहत बचाव कार्य को लेकर युद्ध स्तर पर काम जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थोड़ी देर में होशंगाबाद के लिए रवाना होने वाले हैं। पहले तो वो हवाई सर्वेक्षण करेंगे और उसके बाद अब मैदानी इलाकों में जाएंगे जहां पर बाढ़ की स्थिति और खासकर अगर क्योंकि रात भर वो ये बता रहे हैं कि रात भर वो वीडियो कॉल के जरिए या फोन के जरिए जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं जहां पर लोग फंसे हुए थे उनसे संवाद करते रहे, उनसे उन तक राहत पहुंचाने का काम करते रहे, क्योंकि उन्होंने अपने बिल्कुल आदित्य, और दिन भर की गतिविधियों पे आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अभी तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य। कई घंटों की लगातार बारिश के कारण उधर महाराष्ट्र में भी विदर्भ क्षेत्र के कुछ जिलों और नागपुर के कई इलाकों से करीब 14,000 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित लोगों के लिए 83 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। नागपुर के अलावा पूर्वी विदर्भ के गढ़चिरौली, चंद्रपुर, भंडारा, गोंडिया जिले में शुक्रवार और शनिवार को भी बारिश हुई। तो वहीं तटीय ओडिशा में कई गांव इस समय बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। यहां महानदी का पानी भर गया है।
कटक के पास मुंदाली बैराज से 10 लाख क्यूसेक पानी का प्रवाह होने से ये स्थिति पैदा हुई है। नदी में आई बाढ़ से कटक जिले के कई इलाकों से सड़क संपर्क टूट गया है। राज्य सरकार की ओर से राहत और बचाव के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में एनडीआरएफ, ओडीआरएफ और दमकल कर्मियों की टीमों को तैनात किया गया है। जल संसाधन विभाग के इंजीनियर केंद्रपाड़ा, पुरी, जगत सिंहपुर और कटक जिलों में स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। इस बीच मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन ओडिशा के कई हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। और आइए अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी कुछ खबरें। और व्यापार जगत की खबरों के लिए आइए सीधे रुख करें असीम का। शुक्रिया ऋतु। और शुरुआत वित्त मंत्री की खबर से हम करेंगे। वित्त मंत्री ने बैंकों से कहा है कि आईटी अधिनियम के तहत दिए गए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से हुए लेन देन पर इस साल 1 जनवरी के बाद वसूले गए तमाम शुल्क तुरंत ही रिफंड किए जाएं। मंत्रालय ने बैंकों से यह भी कहा है कि भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए गए किसी भी लेन देन पर कोई फीस यानी कि शुल्क न लगाएं। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि प्रत्यक्ष कर केंद्रीय बोर्ड ने इस बारे में पिछले साल 30 दिसंबर को अधिसूचना जारी की थी और इसके मुताबिक अगर ये लेन देन रुपे कार्ड या फिर भीम यूपीआई या फिर यूपीआई क्यूआर कोड या फिर भीम यूपीआई क्यूआर कोड द्वारा किया जाता है तो कोई भी बैंक या फिर सिस्टम प्रदाता पर कोई शुल्क नहीं लगाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि जानकारी मिली है कि कुछ बैंक यूपीआई द्वारा किए जा रहे लेन देन पर शुल्क लगा रहे हैं और वसूली भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैंकों द्वारा ऐसा करना पीएसएस अधिनियम और आईटी अधिनियम का उल्लंघन है। बात शेयर बाजार की करें तो आज सुबह शेयर बाजार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई, लेकिन दिन के कारोबार में इसमें गिरावट देखने को मिली है। दिन के 1:11 तक की खबर पर नजर डालें तो सेंसेक्स 508 अंक गिरकर 38,958 और निफ्टी 116 अंक कमजोर होकर 11,530 पर कारोबार कर रहे थे। और सेंसेक्स के 50 शेयरों में से 40 शेयर हरे निशान और 10 शेयर लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। और इस वक्त बीजेपी के नेता संबित पात्रा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहा है। सीधे चलते हैं। गांधी फाउंडेशन को लेकर खुलासे होंगे और पब्लिक डोमेन में जो विषय आएंगे उन विषयों को आपके समक्ष हम लाएंगे। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैसा, फाउंडेशन और परिवार की कहानी है कि किस प्रकार पीएमएलए का जो पैसा, पीएमएलए जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का है, कुछ लोगों के ऊपर उसके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, उनका पैसा किस प्रकार वाड्रा गांधी परिवार के पास पहुंचा है। यह कहानी काला धन और संरक्षण के विषय में है। मैं एक एक करके तथ्यपूर्वक विषय आपके सामने रखूंगा। आप जानते हैं राजीव गांधी फाउंडेशन ने और पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ट्विटर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने राजीव गांधी फाउंडेशन का खुलासा किया था। कहां से किस प्रकार गैर कानूनी तरीके से इस फाउंडेशन में पैसा आया था, इस विषय में बताया गया था। अब एक बात स्पष्ट होता है कि ये जो डोनेशन हुए थे, ये कोई संयोग नहीं था, यह कोई कोइंसिडेंस नहीं था, यह एक कॉन्स्पिरेसी थी, यह एक साजिश थी। पहला खुलासा मेहुल चोकसी का। आपको पता है मेहुल चोकसी ने डोनेट किया था। मेहुल चोकसी जो आज एक भगोड़ा है, जो हिंदुस्तान से बाहर भागा हुआ है और एक स्कैम में उसका नाम भी आया हुआ है। किस प्रकार मेहुल चोकसी ने आरजीएफ को पैसा दिया था, राजीव गांधी फाउंडेशन को, यह खुलासा नड्डा साहब ने किया था। आज उसके डिटेल्स इंक्लूडिंग चेक नंबर्स हम आपके सामने और हिंदुस्तान के सामने रखने वाले हैं। मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड केस में इन्वॉल्व्ड है, केस चल रहा है। राजीव गांधी फाउंडेशन को कई लाख रुपए मेहुल चोकसी के इस फाउंडेशन से मिला है। मेहुल चोकसी के नाम पे एक कंपनी है, जिस कंपनी का नाम है गीतांजलि ग्रुप। यह गीतांजलि इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, इसके अंतर्गत एक और कंपनी आती है, उसका नाम है मेसर्स
नविराज एस्टेट्स। यह एक पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यह पेपर बनाती है। और ये जो नविराज एस्टेट है, इन्होंने 29 अगस्त 2014 को राजीव गांधी फाउंडेशन को चेक नंबर 676400 के माध्यम से 10 लाख रुपए डोनेट किए हैं। ये कोई भी वेरीफाई कर सकता है, चेक नंबर भी मैंने आपको बताया है। दरअसल ये जो नविराज एस्टेट्स है, जो गीतांजलि ग्रुप के अंतर्गत आता है, ये नविराज एस्टेट किसका है? ये रोहन चोकसी का है। रोहन चोकसी कौन है? 99.99% शेयर होल्डिंग रोहन चोकसी का है, और ये रोहन चोकसी मेहुल चोकसी का पुत्र है, और इसमें मेहुल चोकसी भी डायरेक्टर है नविराज एस्टेट्स में। और ये नविराज एस्टेट, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि 2011-12 और 2013-14 ये जो 2 वर्षों के फाइनेंशियल ईयर्स है, इसमें इन्होंने अपने अकाउंट में नो बिजनेस एक्टिविटी दिखाया है। अर्थात इस पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की कोई बिजनेस एक्टिविटी थी ही नहीं। उसके बावजूद अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, यह बहुत चौंकाने वाला है। किस प्रकार से इस नविराज एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि चोकसी के बेटे का है, रोहन चोकसी का है, मेहुल चोकसी जिसमें डायरेक्टर है, उसमें एक चंक में रुपीस 47.78 करोड़ 47.78 करोड़ रुपए जाता है, और दूसरे चंक में रुपीस 24.45 लाख करोड़ों में रुपए इस पेपर कंपनी के पास जाता है। कौन भेजता है? गीतांजलि इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये जो कंपनी मेहुल चोकसी की है और जिसने पंजाब नेशनल बैंक स्कैम में पैसा बनाया है, उस पैसे को, ये जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, इस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को ये पेपर कंपनी नविराज एस्टेट में भेजते हैं, और नविराज कंपनी जो है वो डोनेट करती है राजीव गांधी फाउंडेशन को। तो दिस डोनेशन वाज नॉट जस्ट अ संयोग, यह कोई संयोग नहीं था। इस डोनेशन के पीछे कितना सोचा समझा साजिश था, यह आप देखिए। द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, क्राइम का जो उपज है, वह पैसा डायरेक्टली वाड्रा गांधी परिवार के एक निजी फाउंडेशन में जाता है। यह नंबर 1 खुलासा है। और इसमें मैं आपको कंक्लूड करूं कि स्पेशल कोर्ट जो पीएमएलए का बैठा है, जो इस पूरे मसले को देख रहा है, उसमें उन्होंने स्पष्टतः प्रोसिक्यूशन की कंप्लेंट किए हैं इन दोनों कंपनी नविराज और गीतांजलि के ऊपर, और वो केसेस चल रहे हैं पीएमएलए के अंतर्गत। ये नंबर 1 खुलासा है। नंबर 2, तो मेहुल चोकसी का तो पूरा वाड्रा परिवार के साथ खुलासा हो गया। अब दूसरा व्यक्ति जिसका फ्रॉड वाड्रा गांधी परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, उसका नाम है राणा कपूर। आप जानते हैं राणा कपूर कौन है? यस बैंक को हेड करने वाला वो व्यक्ति जो आज सलाखों के पीछे, और यस बैंक स्कैम कितना बड़ा स्कैम है, कितने करोड़ों का है, वो आपसे छुपा नहीं है। आप ही लोगों ने उसे एक्सपोज भी किया था। और आपको याद है कि किस प्रकार ये ऑलरेडी हो चुका है, जो आप मीडिया ने दिखाया है कि लगभग 2 करोड़ की एक पेंटिंग किस प्रकार गांधी परिवार से, प्रियंका वाड्रा से राणा कपूर ने खरीदा था, ताकि एक परिवार के साथ संबंध अच्छा बना रह सके। और यह जो खरीद बिक्री हुई थी, ये 2010-2012 के बीच में हुई थी। उस पर डिबेट भी हुआ है, उस पर आप सबने खुलासा भी किया है। जो नया खुलासा हम राणा कपूर और गांधी वाड्रा परिवार को लेकर राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए आज कर रहे हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। 14 सितंबर 2016 ये वो महत्वपूर्ण दिन है जिस दिन राणा कपूर ने 9,45,000 रुपीस का यस बैंक से एक फंड डोनेट किया राजीव गांधी फाउंडेशन को। RGF received a lump sum amount of 9,45,000 rupees from Yes Bank. That was the money. Let me repeat. This is not the money of Rana Kapoor. This is the money which was diverted from Yes Bank's account to Rajiv Gandhi Foundation. ये कोई निजी रकम नहीं था किसी व्यक्ति का। यह Yes Bank से, आप जानते हैं Yes Bank का ये जो पूरा स्कैम हुआ है, इसमें मुख्य एक शब्द है, वो है डाइवर्शन। यस बैंक के पैसा को डाइवर्ट करना और उस डाइवर्टेड फंड से किकबैक लेना, ये 2 शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, डाइवर्शन और किकबैक। ये पूरा जो सागा आज हम रिवील कर रहे हैं, ये पूरी कहानी डाइवर्शन और किकबैक का है।
तो लगभग 10 लाख रुपए यस बैंक से डाइवर्ट होता है राजीव गांधी फाउंडेशन का। और आपको पूरी तरह से पता है कि 3,557 करोड़ रुपए का ये पूरा लेन देन, ये जो यस बैंक का स्कैम हुआ है, इसमें किकबैक्स इतने बड़े अमाउंट का है। और इसमें से लगभग, जो खुशी की बात है कि 2,330 करोड़ इसको हमारे पीएमएलए के विभाग ने अटैच कर दिया है। मगर क्वेश्चन इज, व्हाई वाज दिस मनी फ्रॉम यस बैंक? ये यस बैंक का पैसा आखिरकार राजीव गांधी फाउंडेशन में डाइवर्ट कैसे हुआ? ये कोई राणा कपूर ने अपना पैसा नहीं दिया, यस बैंक का पैसा आपका मेरे पैसे को डाइवर्ट किया मां बेटे के फाउंडेशन में। अब तीसरा व्यक्ति, 2 व्यक्ति हो गए हैं जो भगोड़े भी हैं, आज सलाखे के पीछे भी हैं और जिन्होंने घपला किया है। तीसरा व्यक्ति का नाम है जिग्नेश शाह। आप जानते हैं जिग्नेश शाह क्यों, वाई ही इज इनफेमस, किस भ्रष्टाचार के कारण जिग्नेश शाह जाना जाता है? NSEL स्कैम, नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड स्कैम, जो 2013 में हम सबके सामने आया और इसमें संग्रहित था फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, जो जिग्नेश शाह की कंपनी है। मैं स्कैम के डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, वो स्कैम के खुलासे के विषय में आप सब जानते हैं, आप सब ने इस पे स्टोरी किया है, पब्लिक डोमेन में है। मगर आज जो खुलासा राजीव गांधी फाउंडेशन, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ये वाड्रा परिवार को लेकर है, उसका खुलासा करता हूं। आप जानते हैं कि इसमें पीएमएलए का केस चल रहा है NSEL स्कैम पे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि FTIL, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, जिस पे पीएमएलए का केस चल रहा है, उसने 50 लाख रुपए का डोनेशन RGF को 27 अक्टूबर 2011 को किया। 27th of October 2011, RGF received the lump sum amount of, a huge amount of 50 lakh rupees from already a company which is under investigation, that is Financial Technologies India Limited. और जिग्नेश शाह और ये जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड है, इनका प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कितना है? लगभग आज जो कैलकुलेट हुआ है, आपको जान के आश्चर्य होगा, 5600 करोड़ रुपीस का प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। और उसमें से ये NSEL स्कैम का, उसमें से एक बड़ा अमाउंट इन्होंने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से निकाल करके कॉन्डुइट के माध्यम से राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया है। और FTIL जिसका मैंने जिक्र किया, उन्होंने लगभग 1254 करोड़ रुपीस ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के रूप में लिया है। तो आप सोचिए, यहां आपको लग रहा होगा ये हो क्या रहा है? करोड़ों करोड़ रुपए एक कंपनी से दूसरी कंपनी की तरफ आते हैं, एक शेल कंपनी को, उस शेल कंपनी से वो राजीव गांधी फाउंडेशन की तरफ जाते हैं। तो ये जो पूरा रूट है, वी आर गिविंग यू एज टू हाउ द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम प्रोसीडेड फ्रॉम द एरिया ऑफ देयर ओरिजिन टू अल्टीमेटली जहां करप्शन जाके अंत होता है, जहां से शुरू होता है जहां अंत होता है, वो एक ही जगह है, वो है गांधी परिवार का निवास स्थान 10 जनपद। तो ये पूरा रूट आपको दे रहे हैं। तो 3 लोगों के आज खुलासे हो चुके हैं। अब चौथा व्यक्ति है जाकिर नायक। जाकिर नायक के विषय में तो हमने कहा कि उन्होंने डोनेशन दिया, मगर आज एक बहुत इंटरेस्टिंग खुलासा जाकिर नायक को लेकर यहां होने वाला है। अकाउंट नंबर भी आपको देंगे और इसमें एक बड़ा पेज नजर आएगा। जाकिर नायक के फाउंडेशन का नाम है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, IRF। ये इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन जो IRF है, ये PMLA के अंतर्गत इसके ऊपर जांच चल रही है, ये सब आप जानते हैं। इसने 8 जुलाई 2011 को इस IRF ने 50 लाख रुपए RGF को डोनेट किए, ये भी आप जानते हैं। अब मैं बता रहा हूं महत्वपूर्ण विषय क्या है। ये DCB बैंक के अकाउंट नंबर 001202000000126 से हुआ ये डोनेशन। और ये जो अकाउंट नंबर, जिस अकाउंट नंबर से डोनेशन हुआ है DCB बैंक का, ये अकाउंट नंबर सीज्ड है, क्योंकि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के अंतर्गत इस अकाउंट नंबर को सीज किया, इस अकाउंट को सीज किया गया है PMLA के अंतर्गत। और आपको याद होगा, जब इस विषय को बीजेपी ने उठाया, मीडिया ने इसको दिखाया, तो कांग्रेस ने कहा चलो हम भी वापस कर देंगे। तो इन्होंने 2016 में एक डोनेशन जाकिर नायक के फाउंडेशन, कांग्रेस पार्टी ने 12/7/2016 को राजीव गांधी फाउंडेशन से IRF को एक डोनेशन दिया। और वो डोनेशन उस अकाउंट में नहीं गया जिस अकाउंट का मैंने अभी जिक्र किया, जिसका नंबर भी पढ़ा, जिसके ऊपर केस चल रहा है।
एक और अकाउंट में चला गया जिसका नंबर है डीसीबी बैंक के ही दूसरे अकाउंट में गया 0012020000000976। तो आप सोचिए जरा, जिस अकाउंट से पैसा आता है वो अकाउंट इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत में है, और जब ये धरे जाते हैं, पकड़े जाते हैं, तो पैसा भेजते हैं दूसरे अकाउंट में। उस अकाउंट में क्यों नहीं भेजते हैं? क्योंकि रंगे हाथ पकड़े गए हैं कि इस अकाउंट में पीएमएलए का पैसा है, इस अकाउंट में नहीं भेजना है, दूसरे अकाउंट में भेजना है। चोरी और खुलेआम चोरी, सॉरी चोरी नहीं, डकैती, डकैती और खुलेआम डकैती, ये जो परिवार ने किया है, वाड्रा गांधी परिवार ने, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और आज हमने पूरे तथ्यों के साथ विषय को सामने रखा है। और जाकिर नायक के इस कंपनी के बारे में 2-3 और खुलासे कर दूं। एक तो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन है जो इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत है, दूसरा है मेसर्स हार्मोनी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये मेसर्स हार्मोनी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत 49.20 प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। इतना करोड़, 49.20, लगभग 50 करोड़ रुपए प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है 2012-2016 के अंतर्गत जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और आईआरएफ का जो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन है उसका 64.86 करोड़ रुपीस और 75 करोड़ रुपीस, ये दोनों स्टैंड्स है 2003-04 और 2016-17 का, जिसका इन्वेस्टिगेशन ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के अंतर्गत चल रहा है पीएमएलए में। उससे पैसा कांग्रेस को गया है। अब अंत में वो कंपनी जिसका नाम है जीवीके ग्रुप, आप मुंबई एयरपोर्ट के उस स्कैम के बारे में जानते हैं जो 2010-2011 में जिसका खुलासा हुआ। लगभग 700 करोड़ रुपए का ये स्कैम था। जीवीके एयरपोर्ट फाउंडेशन, जीवीके एयरपोर्ट फाउंडेशन से 47 मोटराइज्ड व्हीकल्स, 47 मोटराइज्ड व्हीकल्स मतलब 47 गाड़ियां 2010-2011 से 2016-2017 तक राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया गया। सोचिए, खाली पैसे नहीं ले रहे थे, गाड़ी घोड़ा सब, खाली डकैती नहीं चल रही थी। उन पैसों को कौन से गाड़ी में रख के लेके जाना है वो गाड़ी भी ले रहे थे। 47 गाड़ियां ली हैं जीवीके एयरपोर्ट फाउंडेशन से। और ये 700 करोड़ का केस है जिसको ईडी और सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। बंधुगण, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही गंभीर, सीरियस, टेक्निकल विषय को लेकर है, क्योंकि इसमें नंबर्स भी इन्वॉल्व है, अकाउंट नंबर्स भी इन्वॉल्व है, चेक नंबर भी हमने आपको बताया, डेट्स भी आपको बताया। ये सारा कुछ पब्लिक डोमेन में है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और कभी ना कभी आपने भी कुछ हिस्सा छापा है, कभी आपने भी छापा है। उन सबको संग्रहित करके हमने आज पूरा विषय आपके सामने रखा है। ये आज संजय जी ने बिल्कुल सही कहा है कि ये कोई साधारण विषय नहीं है। ये